नमस्कार। रिपब्लिक टीवी तथा उसकी पूरा परिवार को मेरा आभार। रिपब्लिक की नाम जैसा, रिपब्लिक की चेहरा जैसे, रिपब्लिक की काम भी ऐसे। जब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव की वर्ष में इकट्ठा हुए हैं, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जन्मदिन अभी हम लोगों ने मनाया और उसी दिन हमने लाल किले से संकल्प किया कि आने वाले अमृत काल में देश को कैसे बनाना, देश की प्रारूप कैसा होगा, देश की समाज व्यवस्था कैसे होगा, देश की नागरिकों की कर्तव्य क्या होगा, ये सारे विषय में हमने उस दिन चर्चा किया। लाल किले से चर्चा को प्रारंभ देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। मित्रों, कोई भी समाज बिना ज्ञान के तैयार नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा के तैयार नहीं हो सकता है। शिक्षा को पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, उसको आत्मसात करना पड़ता है, तभी जाके हम बढ़ेंगे और आगे उसमें से एक नई कल्पना कर पाएंगे, एक बड़ा सपना देख पाएंगे। रिपब्लिक टीवी ने ये 2-3 विषय पे राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में पढ़ो और पढ़ाओ एक मुहावरा लगाया, लेकिन मूलतः यही अपेक्षा रही होगी कि 21वीं सदी में विशेष करके आने वाले अमृत काल में भारत की ज्ञान गंगा की प्रवाह कैसे होगा। मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो प्राचीन वैज्ञानिक प्रमाण आधारित समाज जीवन की प्रवास रही है, उसी की आधार पर जब हम विश्व को दिखते हैं, आज के हमारी सामने रही हुई चुनौती को दिखते हैं, हमको शिक्षा की ओर दिखने के लिए और आवश्यक हो जाती है। हमारी नॉलेज रिपोजिटरी को और एक बार खंगालने के लिए और हमको मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए 3 दशक के उपरांत 2020 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। लगभग 2 साल पूरे हुए हैं। आज देश में आबादी का, अगर देश की आबादी 130 करोड़ है, आज भारत में स्कूल शिक्षा में 25 करोड़ बच्चे हैं। हायर एजुकेशन और स्किल वर्टिकल दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग उसमें से और 5 करोड़ बच्चे हैं। 130 में से विद्यार्थी अवस्था में 30 करोड़ बच्चे हैं। ये तो आज इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आयु, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रवेश की आयु 3 हो गया। बाल वाटिका से शुरू होगा, बाल वाटिका से 1, 2, 3 पूरा करके 1 से 12 और 12 से आगे अमूमन 4-5 साल की अगर उच्च शिक्षा की एक औसत एवरेज हम माने 3 से 23, आबादी की 3 से 23 वाले आयु वर्ग में हमारी देश में लगभग 52 करोड़ 520 मिलियन नौजवान है। मित्रों, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं। हम भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की लीडरशिप पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये तब होगा जब ये 52 करोड़ लोग, 520 मिलियन लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवाह से जुड़ेंगे। सबकी अर्थनैतिक स्थिति एक नहीं होती है, सबकी बौद्धिक स्तर शायद एक ना हो, जन्म, विरासत या मौका यह हमारी बाधक नहीं हो सकती है। हर एक जीव में अपने आप में एक ताकत है।
व्यवस्थापकों की दायित्व है, सरकारों की दायित्व है, समाज की दायित्व है, ये सारे 52 करोड़ बच्चों को एक अवसर देना। इसी की एनविजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2-3 मूल विषयों को ध्यान दिया गया है, ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम कितने बार भी पढ़ते हैं, उसमें कई सारे नवाचार हमको ध्यान में आता है, कई सारे नया आयाम ध्यान में आता है। लेकिन उसको अगर 2-3 मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा आधारित किया जाएगा। कोई भी समाज की मूल चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा में ना करें, अपनी भाषा यानी जो बालक या जो बालिका जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, अगर उसी में वो पढ़ता है और लिखता है, तब जाके उसकी सृजनशीलता के सर्वोपरि आता है, सर्वोत्तम आता है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है। दुनिया की जितने बड़े अर्थनीति आज हमारे सामने है, सभी के वहां कोई एक भाषा की बंधन नहीं है। मैं अगर 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूं, अगर जापान गुणवत्ता की एक वैश्विक मानक हुई है, जापान की इनोवेशन जापानी भाषा में हो रहा है। जर्मन अगर एक इंजीनियरिंग महाशक्ति बनी है, तो जर्मन की इनोवेशन और उनकी टेक्नोक्रेट मूलतः जर्मन भाषा में उसको बनाते, समझते और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, चाइना अगर इतनी बड़े ताकत आज बनी हुई है, उसमें एक प्रमुख कारण है कि ज्यादातर लोग मैंड्रिन में उसमें से कारोबार करते हैं। हमें कोई भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन भारत को अगर खड़ा करना है, भारत की सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा तमिल है, भारत की राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा आसामी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा उड़िया है, भारत की राष्ट्रीय भाषा मराठी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सभी भाषा में भाव एक है। इसी सत्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समझा और भारतीय भाषा पे शिक्षा व्यवस्था होगा, ये कहा गया। भारत की भाषा, भारत की शिक्षा को रूटेड किया जाएगा, मूल से जोड़ा जाएगा। मित्रों, भारत के अंदर जीवंत प्रमाण सभ्यता की कम से कम 5000 साल की मिलते हैं। दुनिया की शोधकर्ता जब कोई भी समाज को दिखते हैं, समझते हैं, तब उसके आयु को गिनते हैं। भारत में अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्स में जाएं, 3 शहर भारत में इसे मिलते हैं, जिन 3 शहरों की आयु कम से कम 3000 साल से ऊपर है। इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यानी जमुना के किनारे कुछ आबादी है जो निरंतर पिछले 3000 साल में बैसा है। काशी, जिसको हम विद्यानगरी मानते हैं, काशी की राजघाट इलाके को हम वैज्ञानिक प्रमाण के साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है, यह इलाका पिछले हजारों साल से यानी 2500-3000 हजार साल से यहां विद्यमान है। वैसे ही गुजरात की यह संयोग देखिए, देश की नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन्मस्थान है, मेहसाणा जिले की बड़नगर इलाका, उसी इलाका का भी वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है, 2800 साल की वो आबादी है। इसके अर्थ जिस समाज में 2500-3000 हजार साल पहले व्यवसाय, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आधारित एक शिक्षा व्यवस्था था, वो व्यवस्था कितना जड़ से जुड़ा हुआ है। हमें अपने जड़ आधारित शिक्षा नीति ने महत्व दिया है। जड़ आधारित, ग्राउंडेड, रूटेड 21वीं सदी की चुनौती को सामना करने वाला एक शिक्षा व्यवस्था बनानी है। मित्रों, अगर मैं आपको 2 उदाहरण आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा व्यवस्था की उपज क्या है। अभी अभी हम कहते हैं भारत डिजिटल इंडिया की कैंपेनिंग में जा रहा है, भारत खुद को इंटरनेट के साथ जोड़ रहा है। मित्रों, 2022 की अंत तक भारत ने 5G रोल आउट कर देगा।
तीनों टेलीकॉम कंपनी प्रमुखतः 5G रोल आउट करेंगे। भारत की IIT से बनी हुई टेक्नोलॉजी को BSNL प्रायोरिटी से रोल आउट करेगा। यानी भारत की वैज्ञानिक, भारत की टेक्नोक्रेट, भारत की इनोवेटर, भारत की कंपनी एक इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव 5G टेक्नोलॉजी 2022 की दिसंबर तक रोल आउट करेगा। 2023 के अंत तक भारत की 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर डल जाएगा। भारत जब इंटरनेट की इतनी पेनिट्रेशन में आएगा तब क्या होगा? आज तो भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा करें तो विश्व की ट्रांजैक्शन को 40% यही होता है। भारत की केवल नहीं, दुनिया की कोई आयाम आने वाले 5-7 साल के अंदर ऐसा नहीं रहेगा जो इंटरनेट के माध्यम से प्रवाह नहीं करेगा। वो आपकी रोजमर्रा की सुबह आंख खोलने के उपरांत सोने तक आपकी जो सारे दिनचर्या रहेगा ये टेक्नो सभी होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, ये इंटरनेट के थ्रू दौड़ेगा। भारत उसकी लीडर बन रहा है। भारत की नॉलेज पावर केवल भारत के लोगों को फायदा नहीं देगा, विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी को, भारत की आस पड़ोस दुनिया की जो गरीब देश है, समूचा अफ्रीका, समूचा लैटिन अमेरिका, समूचा एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आज भारत की ओर देख रहे हैं। भारत किस प्रकार की ढांचा अपना रहा है, अगर उसको और थोड़ा मैं विस्तार करूं, इस बार एक समीक्षा हम लोगों के सामने आई। पोलियो का टीकाकरण करते हुए भारत को 30 साल लगा था। पिछले 2 साल के अंदर भारत ने इंडिजिनस 2 टीका बनाया और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण भी कर, 200 डोज टीकाकरण कर दिया। यह भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी है। भारत की कोविन ऐप में सेकेंड्स में टीका लगाने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री में यह आज संभव नहीं है। कोरोना के समय में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारी नागरिकों को दिया। अमेरिका ने भी चेक दिया गया, हाथ में दिया गया, हमने डिजिटली दिया, बैंक खाते में दिया, अमेरिका ने घर घर जाके चेक में दिया। यह कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। यह इन्हीं दिनों में हुआ है, पिछले 3 साल में हुआ है। और कौन बनाया? भारत की मेधा शक्ति बनाया, भारत की ज्ञान परंपरा बनाया, भारत की नौजवान बनाया। यह राष्ट्र सर्वोपरि है। मित्रों, इस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यानी टेक्नोलॉजी को महत्व दिया गया है। 21वीं सदी की आवश्यकता क्या रहेगा? आने वाले दशकों के अंदर दुनिया की आधे काम मशीन करेगा, आधे काम मनुष्यों के हाथ करेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दुनिया में एक भी कोई अर्थनीति नहीं है जो चिंतित नहीं है कि हमारे वहां काम क्या रहेगा आने वाले दिनों में। जिस प्रकार के ऑटोमेशन, जिस प्रकार के इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार की डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कामों की पुराने चरित्र बदल रहा है, नया चरित्र इमर्ज कर रहा है। जो देश उसको समझ पा रहा है, उसको लोकेट कर पा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। भारत उस सत्य को समझा है। फ्यूचर ऑफ द जॉब क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में जय अनुसंधान ही करना पड़ेगा। भारत के किसानों को कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि आप शस्य उपजाओ, हमें अमेरिका की PL4 की सड़े हुए गेहूं नहीं चाहिए। भारत के किसानों ने मेहनत किया, पसीना बहाया। आज भारत खाद्य सुरक्षा में खुद को संभाल रहा है, दुनिया को संभाल रहा है। ऐसे ही आज जो हमारी इनोवेशन की कल्पना है, ये इनोवेशन हमारी आवश्यकता को तो पूरा करेगा ही, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की दायित्व हमारी कंधे पे है। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हिस्सा है। मित्रों, कभी भारत संकुचित विचार नहीं रखा है। भारत शुरू से ही, संस्कार से ही, विरासत से ही एक विश्व विषय की विश्वासी है। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम विश्व की एक प्रदूषणकारी देश नहीं है।
जो लोगों ने प्रदूषण ज्यादा करते हैं वो लोग कोप की फोरम में कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर कभी आते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जो कह के आए थे प्रदूषणकारी देश नहीं होने के बाद, पेरिस में जो कहे थे, ग्लासगो में हम प्रदूषणकारी ना होते हुए भी बेंचमार्क को खुद के लिए और बड़ा कर दिए। इसीलिए मैं मानता हूं मेरे समग्र मानव समाज मेरे परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये नरेंद्र मोदी जी की तत्व नहीं है, ये भारत की विरासत की तत्व है। उसी का उन्होंने प्रतिपादन ग्लोबल फोरम पे किया। इसके अर्थ है हमें वैश्विक नागरिक बनानी है। मित्रों, आज चुनौती है। हम ज्ञान एक कमोडिटी ऑफ आइसोलेशन नहीं है। नॉलेज को हम एक चार दीवारी में बांध नहीं रख सकते हैं, ये तो प्रभाव होना है। इसलिए भारत में कहा गया है विद्या दान सबसे पवित्र काम है। मित्रों, जब अलेक्जेंडर भारत आया आक्रमण करने के लिए, जब लौटा, पराजित होकर लौटा, भारत को दखल नहीं कर पाया, कई युद्ध जीतने के बाद वो अपने सहयोगी को कह रहा है ये यार गजब देश है, इसको नहीं जीता जा सकता है ना। कैसे ना, यहाँ इसलिए गजब है, ये देश की राजा को हराने के बाद राज्य नहीं होता है हमारी कब्जे में। यहाँ एक ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके के लोग हैं जो हमारे नियंत्रण में भी नहीं आते, वो राजा के नियंत्रण में भी नहीं है, और जब तक उसको ना हराओ तब उस देश को हम अख्तियार नहीं कर पाएंगे। वो पूछता है उसके सहयोगी कौन लोग हैं? अरे समाज में एक गरीब आदमी है, धोती पहनता है, कपड़ा आधा रहता है उसके शरीर में, लेकिन उसको सब मानते हैं। उसकी साथी उसको फिर उत्सुकता से पूछता है कौन है, बताओ थोड़ा और मेरे को स्पष्टता से बताओ। बोला कि इस देश की जो शिक्षक है ना, जो विद्या की अधिकारी है, जो ज्ञान की कस्टोडियन है, उसको जब तक आप नहीं हराओगे तब तक इस भूखंड को आप अख्तियार नहीं कर पाओगे। ये दुनिया की एक अजूबा इलाका है जहां राजा को पराजित करने के बाद राज्य हमारी कब्जे में नहीं आता है। ये भारत है। भारत एक ज्ञान आधारित संस्कारित देश है। मित्रों, 21वीं सदी में विश्व जब क्रॉस रोड पे है, कोरोना हम सबकी आंखें खुली है। कोई देश नहीं है जो इस अर्थनीति की विषम अर्थनीति की चपेट में नहीं आया। कोई देश नहीं है जहां मुद्रास्फीति नहीं है। कोई देश नहीं है जहां रोजगार एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होकर खड़ा नहीं हुआ है। कोई एक देश नहीं है जहां कि उस समाज की आकांक्षा, एस्पिरेशन और प्रशासन और व्यवस्थापकों के बीच में द्वंद्व नहीं हो रहा है। कोई देश नहीं है। उस समय में हम आगे कैसे बढ़ें? और भारत ऐसे मानता है हम ना केवल आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया को साथ लेके बढ़ेंगे, विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी को साथ लेके बढ़ेंगे, गरीबों को लेके साथ बढ़ेंगे। मित्रों, ये चुनौती है आज। इसकी सारे की समाधान जो समाज, जो देश, जो व्यक्ति जितनी सत्य को गहराई से समझेगा उसको उतना ही समाधान की रास्ता दिखेगा। हम सभी की सौभाग्य है, हम उसी कालखंड के सब नागरिक हैं। आने वाले 25 साल में देश केवल अमूर्त काल से प्रवास नहीं करेगा। 21वीं सदी की निर्णायक क्षण में हम जाएंगे। उसी निर्णायक क्षणों में अमूर्त निकलेगा, उसमें विश्व कल्याण ही है, ग्लोबल वेलफेयर उसी में है, सस्टेनेबिलिटी उसी में है, ग्रीन बेस्ड प्लैनेट उसी में है, अर्थ, वाटर, एयर की जिम्मेदारी उसी के अंदर है। सारा विषयों की विमर्श चर्चा भारत की समाज आज करना शुरू कर दिया है, ना केवल खुद के लिए, दुनिया के लिए। इसी जिम्मेवारी के साथ एक जिम्मेवार मीडिया हाउस के नाते हमें बहुत अच्छा लगा। हम सब रिपब्लिक के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैंने कहा, जो आलोचना करता है तो भी तो अप्रत्यक्ष है ना। और हम तो गणतंत्र की पुजारी लोग हैं। हमारी सभ्यता में तो गणतांत्रिक मूल्यबोध है। हम तो आलोचना को, क्रिटिसिज्म को, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि निंदकों को घर के सामने आके रखना।
अब बताओ, भारत में आज विश्व में आधे देश से निंदा किया तो दूसरे बार उसको ढूंढने में नहीं मिलता, है ये नहीं है। हम तो निंदुकों को रोज रखते हैं सामने। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं पुनः रिपब्लिक को। एक सही समय में राष्ट्र सर्वोपरि एक नेशनल कॉन्सेंसस की विषय, हम कई विषय में असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश सभी का है। देश एक नंबर हो ये सभी चाहते हैं। देश खुद के लिए एक नंबर हो ऐसा नहीं है, दुनिया के लिए काम पे आए ऐसा हो, ये सभी की इच्छा है। ये हमारे विरासत में है, यही हमारे संस्कार है। रिपब्लिक उसी काम को आगे बढ़ाए और हमें उसी मुहिम में एक गिलहरी का भूमिका दिया। थोड़ा बहुत हम भी बालू झाड़ने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बेशक।